टेंशन था ना वो खत्म कर दिया। अब जो है 12-14 मिनट 15 मिनट नमस्कार जो भी मित्रों, आज हमारे साथ उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं दिल्ली से। उमाकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के आप अध्यक्ष रह चुके हैं और कई दशकों से, मेरे ख्याल से 4 दशक से आप संसद कवर कर रहे हैं, इसलिए आज आपसे बात करना तो बनता ही है। वैसे जब जब हमने अनुरोध किया लखेड़ा साहब को, आपने स्वीकार किया है, इसलिए मैं अपनी ओर से, दर्शकों की ओर से आपका बहुत आभारी हूं। आज धन्यवाद सर। मसला थोड़ा संवेदनशील है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है और मोदी शाह को जिस इंडिया गठबंधन को तितर बितर करना था, वो इंडिया गठबंधन अब एकजुट हो गया है। हो सकता है कि मोदी के बचाव में जो आए स्पीकर ओम बिरला और उन्होंने जो बातें करी, जिस प्रकार का उन्होंने अप्रोच लिया, विपक्षी नेता को बोलने नहीं दिया। हालांकि कोई भी बोलता है तो विपक्ष के नेता उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, सबको बिठा के भी विपक्षी नेता को सुनना होता है, ये परंपरा रही है, आप भलीभांति जानते हैं और आप उसके बारे में बताएंगे, कुछ किस्से भी बताएं तो अच्छा होगा। अटल जी भी तो थे प्राइम मिनिस्टर और वो संसदीय प्रणाली को बाकायदा अनुसरण करते थे और विपक्ष को दुश्मन नहीं समझते थे। विपक्ष के बिना संसदीय लोकतंत्र नहीं चल सकता है, ये अटल जी भी मानते थे, मगर उनके जो कथित शिष्य जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये पता नहीं किस दुनिया में हैं कि उनको संसदीय प्रणाली से, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको जो भी करना है संसदीय परंपराओं की ऐसी की तैसी, रूल्स की ऐसी की तैसी। और आज जो हुआ उसके बारे में, जैसे आज भी यानी 3 तारीख से 9 तारीख तक लोकसभा तो चलने ही नहीं दिया, बार बार उसको बर्खास्त की गई, स्थगित की गई और मुद्दा केवल एक ही रहा कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाए। और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू, जो कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष के साथ तालमेल बिठाए, वो भी प्रधानमंत्री जो कि दबाव में है, इंटरनेशनल दबाव में है, डील करते हैं, एब्स्टेन फाइल में उनका नाम आता है, तो पता नहीं क्या क्या है और अमेरिका के साथ वो डील करते हैं और पुराने साथी रशिया से तेल नहीं मंगवाना इस पर उलझन में है। तो ऐसे समय में लखेड़ा साहब, आपसे अनुरोध है कि आप ये घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, वो हमारे दर्शकों के सामने आप बताएं ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो तथ्यों के आधार जी पर। आप बोलते हैं, इसलिए आपका सीधे सट में स्वागत है और जी जी। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। देश विदेश में जो भी आपके दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबका का वेलकम कर रहा हूं और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं और लोकसभा स्पीकर जो है ना, एक वो दुश्मन नहीं होते अपोजिशन पार्टी के, वो एक पार्टी पॉलिटिक्स से अबव होते हैं। और मैंने मैंने ऐसे दर्जनों बार देखा कि टकराव हुआ अपोजिशन और सत्ता पक्ष में, तो स्पीकर एक कड़ी होते हैं, एक माध्यम होते हैं विचारों को आदान प्रदान करने का। और स्पीकर, मैंने कई बार देखा कि स्पीकर ने दोनों पक्षों को बिठा करके समझौता करा दिया और डिस्कशन हो गया जी। लेकिन यहां ठीक उल्टा हो रहा है। ये जो मोदी एंड अमित शाह की जो पलटन है इस रिजिम में जो हो रहा है, वो परंपराओं, ऐसा कभी हुआ नहीं भारतवर्ष में। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि स्पीकर महोदय, स्पीकर एक खुद ही मुद्दा बन गए हो, खुद ही खबर बन गए हो। वो खुद ही खबर बन रहे हैं। संसद में चर्चाएं खबर बनती हैं, संसद में देश विदेश की
मुद्दों पर चर्चा होती है, वो खबर बनती है, या स्पीकर खुद ही खबर बन रहा है। तो स्पीकर महोदय जो भी होते हैं, मैंने 8-10 स्पीकर का तो इंटरव्यू किया, उनके घरों पे आना जाना था। मेरा ये कहने का मतलब है कि बलराम झाकड़ साहब थे 88 में स्पीकर, तब से लेकर के कोई ऐसा स्पीकर नहीं जिनसे हमने पर्सनली इंटरेक्शन नहीं किया है। कई तो दिवंगत हो गए उसमें। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें सरकार में, इस सरकार में एक तो इस सरकार का संतुलन गड़बड़ हो गया। ये सरकार फॉरेन पॉलिसी मैटर पर, ये सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी पर, ये सरकार देश की सुरक्षा पर, और ये सरकार जो आंतरिक हमारी व्यवस्था है, जो बहुदलीय प्रणाली है, उस बहुदलीय प्रणाली में इस सरकार ये पूरी तरह उलझ गई है। और जिनको ये लगता है कि एक गलत काम करते हैं, एक गलत काम करती है गवर्नमेंट, और उस गलत काम करने के लिए 6 गलती कर देती है। और प्रधानमंत्री मोदी को स्पीकर महोदय ने क्या किया कि हाउस में बुधवार को एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि मैंने कल मोदी जी को कहा कि सदन में नहीं आना। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, ये किताब के कॉल, ये किताब है, और इस किताब के अलावा जो कॉल एंड सफदर, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि स्पीकर प्राइम मिनिस्टर को सदन में आने से रोके। भाई आपने उनको कन्वेक्शन, मतलब सदन में आने से तो आपने उनको रोका है जिनको निकाला है, 8 एमपी को आपने सस्पेंड किया हुआ है, वो सदन में नहीं घुस सकते। 8 एमपी तो वो हो गए, और उसके अलावा प्रधानमंत्री भी सदन में नहीं आएंगे। जो सदन के नेता हैं वो प्रधानमंत्री नहीं आए। अब ये बताइए ना कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट कोई ईंट का या रेत का या सीमेंट का बिल्डिंग नहीं है। इट इज ए सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। ये दोनों उसका सिंबल है, ये जो बिल्डिंग, पार्लियामेंट की बिल्डिंग। और इसमें इसकी जो सेंटिटी है, उस अकाउंटेबिलिटी जो है ना, सरकार को अकाउंटेबल करती है। भारत का जो संसद है, जो रूल बुक है, ये जो रूल बुक में दिखाया आपको 1-2 दिन पहले भी दिखाया, ये जो रूल बुक है, ये रूल बुक से सरकार बंधी हुई है जी। इस रूल के हिसाब से पार्लियामेंट चलेगी। लेकिन जो इंसाफ का तराजू है, वो तराजू किसके हाथ में? वो लोकसभा स्पीकर के हाथ में। और इंसाफ का तराजू न केवल आप दुकान में जाते हैं या हमारे दर्शक दुकान में जाते हैं तो वो तराजू से तोल रहा है दुकानदार, लेकिन फिर भी देखते हैं ये कम तो नहीं तोल रहा। तो ऐसे स्पीकर पर पूरा पार्लियामेंट की नजर होती है, मीडिया की नजर होती है, और जो पार्लियामेंट देखने वाले जो दर्शक है उनकी नजर होती है। और अब तो ये हालत होगी कि लाइव प्रसारण हो रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है, उसमें तो कुछ छिपाने को कुछ है ही नहीं। उसमें तो आपको आपकी भाव भंगिमाएं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आंखों से भी आप किसी को देखते हैं तो वो, और इसमें कोई छिपाने की बात है नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं या अमित शाह बोलते हैं तो आदरणीय ओम बिरला बड़ा मुस्कुरा करके चेहरा उनकी तरफ देखते हैं, बहुत मुस्कुरा के, एकदम, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। व्हाट इज द नीड ऑफ मुस्कुराने की? जरूरत नहीं है आपको, स्माइल करने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री मोदी, यू शुड बी लिटिल बिट सीरियस। दोबारा टिकट मिले ना, दोबारा टिकट मिले इसलिए। आपको हंसने के लिए थोड़ी स्पीकर बनाया गया कि आप प्रधानमंत्री को बुलाए और फिर मुस्कुरा के प्रधानमंत्री, इसके लिए नहीं। दिस इज नॉट जॉब। मुस्कुराना ये जॉब नहीं है स्पीकर का। कहीं इस किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री को बुलाएंगे तो उनके चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ। कोई कॉल एंड सफदर में भी नहीं लिखा हुआ, मैंने किताब पढ़ी, कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्पीकर मुस्कुराते हुए उठाएंगे और गुस्सा देते हुए अपोजिशन को गुस्से में बोलेंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये करते हैं। अब क्या है कि ये 2 चीजों में फंस गए। एक तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव अभी तो बन रहा है, उसमें क्या लिखा है मेरे को पता है। अविश्वास प्रस्ताव जो कल सबमिट होने वाला है उसका लैंग्वेज पढ़ लिया मैंने, लेकिन मैं बता नहीं सकता, कुछ कारण है। लेकिन ये 2 चीजों में फंस गए। एक तो इन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका,
और स्टेटमेंट दिया बाकायदा कि प्रधानमंत्री पर सदन में हमला, मतलब उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दूसरा वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पर सदन के भीतर हमला हो सकता है, और सदन के भीतर अगर सुरक्षित नहीं है प्राइम मिनिस्टर, फिर कहां सुरक्षित है, कहां सेफ है। और प्रधानमंत्री लोकसभा में तो हम उन पर उनकी जान पर हमला हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है, उस पर कोई एमपी अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो जो लोकसभा की और राज्यसभा की जो दीवारें हैं वो आपस में लगी हुई हैं। जो नई बिल्डिंग है वो भी बिल्कुल फ्यू मीटर रहे है, 4 मीटर बाद 5 मीटर बाद राज्यसभा है, वहां प्रधानमंत्री का भाषण होता है, वहां वो सेफ है और लोकसभा में सेफ नहीं है। अजीबो गरीब बात है, किसी की समझ में नहीं आएगा। तो मैंने जो तराजू वाली बात कही आपको, वो इसलिए कही कि तराजू न केवल दिखना चाहिए कि आप ठीक से तोल रहे हैं, आप दिखना भी चाहिए कि आप ठीक से तोल रहे हैं। उसको जो ग्राहक है उसको भी दिखना चाहिए कि आप ठीक से, पब्लिक को भी दिखना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूं जी। सर, यानी राहुल गांधी से इतने क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने जो मसले उठाए, वो मसले विपक्ष के नेता को उठाने के लिए वो अलाउ कर देते, तो उसमें बुराई क्या थी? और दूसरी बात, नरवणे की किताब तो मैंने भी पता लगाया अमेरिका में उपलब्ध है जी तो पब्लिश, और राहुल गांधी ने कहा कि विदेशों से मिली, प्रधानमंत्री के पास यदि नहीं है तो प्रधानमंत्री जी को जी। देना चाहते थे। दूसरी हाँ बात, हाँ, वो तो घूम रहे थे। एफआईआर हाँ हुई क्या? महिलाओं, सांसद जो हमला करने वाली थी प्रधानमंत्री पर, जो देश में सबसे सुरक्षित आदमी है, मगर फिर भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। पंजाब गए थे और वहां के चीफ मिनिस्टर को बताने के लिए कहा था कि आपके चीफ मिनिस्टर को बता दीजिए कि मैं जिंदा लौटा हूं। तो ये इतने असुरक्षित क्यों महसूस हो रहे हैं सर? देखिए, मैंने क्या बोला कि एक झूठ को छिपाने के लिए, एक असत्य को छिपाने के लिए, एक पाखंड को छिपाने के लिए आप 20 झूठ बोलना पड़ता है। आप, गांधी ने क्या सिखाया इस देश को? गांधी ने बोला सच बोलो। इस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, संविधान, ये सच्चाई पर चलेगा या झूठ पर चलेगा, पहले तो इसका फैसला होना चाहिए। गांधी का रास्ता तो ये था ना कि भैया देश देश आजाद हो रहा था, 1926-27 में देश आजाद हो रहा था, लेकिन गांधी ने स्वीकार नहीं किया। उनका नो 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 नो, ये आजादी नहीं चाहिए हमको, हमको संपूर्ण आजादी चाहिए। और उसके बाद 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ये तो पहले भी दे रहे थे, वो 26-27 में नेगोशिएशन हो रही थी। तो वही कहने का मतलब ये है कि आप झूठ बोल करके आप देश को, विपक्ष को 1-2 बार, 10 बार, 20 बार गुमराह कर सकते हैं, परमानेंट गुमराह नहीं कर सकते आप। अस्थायी तौर पर आपको एक ना एक दिन जवाब देना होगा। जो आर्मी चीफ नरवणे की जो किताब थी, उसमें कोई वो देश विरोधी आदमी नहीं थे। नरवणे साहब तो बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर थे इंडियन आर्मी के। मैं तो सिंपल सा ये कहता हूं कि राहुल गांधी को आपने रोका। राहुल गांधी का ठीक है साहब, मैं कोई नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा, आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या बोलना है। आप, या तो आप बता दीजिए, मुझे भाषण लिख के दे दीजिए। राहुल गांधी ने हाउस में कहा है ये। हाँ, कहा है, सही अच्छा, बात है। कि साहब आप मेरे को बता रहे हैं ये मत बोलो, ये मत, जबकि मैं आपको बता रहा हूं अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है या राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसमें स्काई इज द लिमिट। मैंने 1-2 दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में बोला था, स्काई जी, इज द लिमिट। कुछ भी बोल सकते हैं आप, कल्चर, एग्रीकल्चर, समुद्र, आकाश, पाताल, सब कुछ बोलिए आप, लेकिन आप क्यों रोक रहे हैं उनको? हाँ, अगर वो कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जो सब जुडिस है, कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जजमेंट आने वाला है, और आप उसको बोल रहे हैं, तो उससे ऐसे एमपीज मैंने बहुत कम देखे, उनको पता है ये सब जुडिस स्पीकर बोलता है नो नो, ये सब जुडिस नहीं बोलते लोग, जिनको नियम कायदे पता है उन्होंने नहीं बोलते। सवाल ये है कि ये बुलडोजर चलाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पार्लियामेंट्री रूल्स रेगुलेशन, कोई कायदा, कोई वैल्यू नहीं है इनके लिए। और जो प्रधानमंत्री को खुद ही बोलना चाहिए। आप स्पीकर लोकसभा को विपक्ष के साथ टकराव में क्यों घसीटना चाहते हैं? विपक्ष से आप सीधा क्यों नहीं निपटते हो हाउस में? अगर राहुल गांधी ने 2 मिनट 3 मिनट लाइन बोल भी दी, तो प्रधानमंत्री तो 2 घंटे तक बोलते हैं हाउस में।
प्रधानमंत्री 2 घंटे से पहले तो जाते नहीं है। तो राहुल गांधी ने अगर कुछ बात उठा भी दी है तो आपको उनकी बातों का खंडन करना, उनको रिप्लाई करना, किसने रोका है प्रधानमंत्री को? वो चाहे तो पूरी रात भर बोलते रहे, कोई रोक सकता है मोदी जी को? वो तो लगातार बोलते हैं और उनके उनके भाषण तैयार करने वाले कहां कहां से पॉइंट लाके देते हैं, खुरापात देने वाले, हंगामा करने वाले, वो तो उनका भाषण बताता ही। और राज्यसभा में भाषण हुआ उनका, और राज्यसभा में जो भाषण हुआ वो कोई स्टेट्समैन का भाषण था, वो देश के प्रधानमंत्री का भाषण था। वो तो लग रहा है किसी गली में, पार्क में कोई आरएसएस का नेता भाषण दे रहा है। किस तरह के आप विपक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं? तो बहुत सारे मुद्दे हैं सर। जैसे निशिकांत दुबे, उनके जो भाजपा के सांसद हैं, जी वो नेहरू और इंदिरा की बदनामी किताबों को रिफर करके कर सकते हैं। जी ये मेरे ख्याल से प्रेसिडेंशियल यानी भाषण में नहीं आया कहीं, या तो अभी नेहरू तो आने वाले नहीं है उत्तर देने के लिए, इंदिरा जी भी नहीं आने वाली है। इनको सैडिस्ट प्लेजर मिलता है, प्रचार अपप्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं और ऐसी झूठी किताबें वो कोट करते हैं तो भी चलता है, वहां उनको रोकता नहीं है ओम बिरला। सर ऐसा है, आपकी बात आपने बिल्कुल सही बताया कि एक ही संसद में ये जो रूल बुक है, ये रूल सबके लिए लागू होता है। ये रूल बुक कोई कोई अपोजिशन के लिए थोड़ी है रूल बुक ये। और और वो जो जो मैंने बताया कि स्पीकर का जो पोस्ट होता है वो एबव पार्टी पॉलिटिक्स होती है। और मैंने ये भी देखा है डॉक्टर देसाई साहब कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है जी वो इतना समझदार आदमी होता है। मैंने इतने समझदार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर देखे हैं कि अगर कोई टकराव हो रहा है, इवन स्पीकर और अपोजिशन का टकराव हो रहा है, तो वो घर पे चला जाता है हाथ जोड़ने के लिए। पार्लियामेंट्री क्योंकि सरकार आपको चलानी है ना, सरकार अपोजिशन पार्टी को नहीं चलानी, सरकार आपको चलानी है। डिबेट डिस्कशंस आपको चलाना है, एज पर रूल चलाना है। अगर डिस्कशन नहीं होगा तो किसका बदनामी हो रही है? हाउस नहीं चल रहा, किसका बदनामी हो रही है? प्रधानमंत्री स्पीकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हमने रोक दिया हाउस में ना आए, किसकी बदनामी? किसका कद छोटा हुआ? प्रधानमंत्री का कद छोटा हुआ, स्पीकर का कद छोटा हुआ। आप इस तरह से गलतियां क्यों करते हो? निशिकांत दुबे क्या है? क्या उन पर इस देश का संविधान, इस देश की संसद का कोई कानून लागू नहीं होता है? वो मैन ऑन फ्राइडे क्यों है इस सरकार के? कौन उनको परमिशन देता है? और अपोजिशन के तो और भी आरोप हैं कि साहब ये बताइए कि जब ये लॉटरी सिस्टम से क्वेश्चन निकलते हैं तो ये हर रोज निशिकांत दुबे का क्यों निकलता है? ये बाकी एमपी 500 तक उनका क्यों नहीं निकलता? ये रोज उन्हीं का क्यों निकलता है? तो इनको ये है ना कि इनको न्यूज सेंस क्रिएट करना है। मैं तो, मेरा कोई परिचय निशिकांत दुबे से मैंने कभी हाथ भी नहीं मिलाया। 20 बार जब पहली बार एमपी बन के आया था तब देखा था। मैं किसी से मिलता भी नहीं हूं, लेकिन मैं इनको ऑब्जर्व करता हूं, इनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता हूं कि भाई ये इनके अंदर, आप सत्ता पक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। सरकार को ह्यूमिलिटी, सरकार में ह्यूमिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। ये सरकार सोच रही है कि हिटलर शाही से भारत के संसद को चलाएंगे, तानाशाही से चलाएंगे और जो मर्जी करेंगे, वो देश की जनता अलाउ नहीं करेगी। और अब आप ये देखिए ना, अब क्या हुआ, सारा अपोजिशन इकट्ठा हो गया। जो अपोजिशन आपस में बिखरा हुआ था और ये खुश हो रहे थे कि ममता बनर्जी की अब अलग दुकान चल रही है, वो इधर से उनकी अलग चल रही है, आम आदमी पार्टी की अलग चल रही है, उसका अलग चल रही है, और ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अब अलग अलग पड़ गई है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव सोमवार को, लास्ट मंडे को खड़े हुए अखिलेश यादव कि स्पीकर को बोला उन्होंने कि साहब ये बताइए, किताब से कुछ बोलना चाहते हैं, देश की सुरक्षा का मामला है, ये संस्कृत मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, बोलना चाहते क्यों नहीं बोलने दे रहे हो? क्यों, क्या बात होगी जो बोलने दे रहे हो? तो इसका मतलब है कि पूरा अपोजिशन यूनाइट हो गया। अब ये सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये सरकार अब बच नहीं सकती है। इसको, ये जो मोशन आया है इसकी टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट है। 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है। ये बजट सेशन चल रहा है अभी, आज 13 तारीख को बजट सेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी छुट्टी हो जाएगी। 13 तारीख फरवरी को ये 2-3 हफ्ते के लिए हो जाएगा, गैप हो जाता है, क्योंकि बजट सेशन में जो बजट के जो प्रोविजंस होते हैं उसमें डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटी डिस्कशन करती है बजट प्रपोजल्स पे।
तो बजट प्रपोजल की जो रिप्लाई आएंगे तो मुझे लग रहा है इस महीने के आखिर में आएंगे, और तब तक 14 दिन का भी टाइम हो जाएगा। तो 14 दिन के दिन को फैसला करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा कि स्पीकर को अप्रूव करना पड़ेगा, उनके खिलाफ जो है स्पीकर ही अप्रूव करेंगे। और दूसरा क्या होगा कि जब स्पीकर के कंडक्ट पर या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग पर चर्चा होती है तो स्पीकर कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, वो जो पैनल ऑफ स्पीकर, तो वो तो रहेंगे नहीं, वो तो हाउस में भी नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि वो पूरी डिबेट में वो 1-2 दिन वो हाउस घर से ही देखेंगे, वो आएंगे नहीं, हाउस में भी नहीं आएंगे। मुझे लग रहा है उस दिन तो हाउस में आएंगे भी नहीं, तो उनकी उनकी अपसेंस में चलेगी चर्चा। तो ऐसी दशा में देखिए वो प्रपोजल जो प्रस्ताव होगा वो मोशन डिफीट हो जाएगा। लेकिन जो उसमें 3 घंटे 4 घंटे या 1 दिन का चर्चा होगा तो पूरा गर्दा निकलेगा। ये सरकार के खिलाफ इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव, आपको याद होगा कि मणिपुर में ये चर्चा नहीं कराना चाहते थे हाउस में। मणिपुर में जो 200-250 लोग मर गए थे वायलेंस में, तो इस अपोजिशन को मजबूरी से इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा और उनको अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि उसको आप मना नहीं कर सकते। मतलब वो तो इलीगल, गैर कानूनी है। अगर आप किसी मोशन को, कोई प्रपोजल नो कॉन्फिडेंस मोशन का सरकार के खिलाफ आता है तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी। फिर उसमें जैसे मैंने कहा इसका इज द लिमिट, ये रोक देंगे, ये रोक देंगे। राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर भाषण देंगे आधे घंटे का, ये लोग रोक देंगे। नरवाने की किताब का मुद्दा, प्रधानमंत्री गायब होने का मुद्दा, स्पीकर का स्टेटमेंट, ये सब कैसे रोकेंगे? रोक दो, आप छतरी लगा दो, रोक दो। तो ये सारे इश्यूज है सर, ये इश्यूज है, सारे इश्यूज है जो सरकार के लिए बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। जी सर, अंत में मैं एक बात अपने दर्शकों को याद दिलाऊं। 1962 में चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा था और लोकसभा और राज्यसभा में आचार्य कृपालानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने उस पर चर्चा का आग्रह किया था। वॉर चल रही थी और चर्चा का आग्रह किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। दोनों सदनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी चर्चा को सुने और उत्तर दिए, और उसके बाद में विपक्षी नेताओं को अपने कार्यालय में बुलाया और उनको जो कॉन्फिडेंशियल फाइल थी सुरक्षा के हिसाब से, उन्होंने उनको दिखाया था, इन कॉन्फिडेंस दिखाया था कि मेरा ये सब ट्रांसपेरेंट है। तो ये अपने प्राइम मिनिस्टर, वो तो छिपाने में ही माहिर है। पीएम केयर फंड का जो मसला है कोई उठा ही नहीं सकता, हालांकि वो पैसे कहां खर्च होते हैं वो भी मालूम नहीं। यानी ये कब तक चलेगा सर? मैं तो आपको मैं एक पॉइंट मुझे याद आ गया। जो पीएम केयर फंड है, उस पीएम केयर फंड में हमारी जो आर्मी है, पैरामिलिट्री जवान है, उनका भी पैसा कट के जमा हुआ कोविड के टाइम पर। और आप उस पैसे का आप कहां पैसा खर्च किए, क्या बताने की, क्यों बताने की? ये इलेक्शन का जो चंदा है, ये उसको चंदे को भी छिपाना चाहते थे। अब सुप्रीम कोर्ट को ने कहा चंदा को आप अपलोड करो, उसको भी ऐसे छिपाना चाहते थे। और अब ये बताइए, जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे, कोई सरकार तो आएगी ना, वो सरकार जब इनको बेनकाब करेगी और ये सरकार बताएगी कि कितने लोगों को, किस किस को आपने पैसा दिया, वो जो संस्थाएं हैं जिनको आपने पैसा दिया वो कौन कौन से संस्थाएं थी? वो आरएसएस की थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थे, कार सेवक थे, वो कावड़ यात्रा वाले थे, कौन थे वो लोग? आपको हिसाब देना पड़ेगा ना, क्यों छिपा रहे हो आप? ये बताइए, छिपाने को क्या है आपका? आप तो, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं तो झोला उठा के चल पड़ूंगा। अरे आप तो झोला उठा के चल पड़ोगे, देश थोड़ी झोला उठा देगा। ये सही बात है, ये जो देश कहां जाएगा? तो ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि जो मैं आपको एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूं अपनी, कि इनको सबसे बड़ा डर है कि डिस्कशन होगा, अविश्वास प्रस्ताव में सारी चीजें निकलेंगी और एपिस्टेन फाइल भी चर्चा होगी, क्योंकि आप और लोग, हालांकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन जब
ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपने क्यों कहा कि वो सदन में ना आए? क्या वो एपिस्टीन फाइल से डरना चाहते थे? मतलब आप कैसे रोकोगे कि एपिस्टीन फाइल की वजह से मोदी जी नहीं आ रहे थे और आपने वो कहा, आपने जस्टिफाई किया। आफ्टर थॉट 24 घंटे बाद याद आई आपको, 24 आवर के बाद याद आ रही है, और ये आज क्या कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, कोई ग्राउंड बताना पड़ेगा, ये आपने उसी समय क्यों नहीं बोला? जो एसपीजी का जो ज्वाइंट डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर, जो लोकसभा में ही बैठता है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वहीं पर एसपीजी का एक केबिन होता है, एसपीजी को वहीं से खबर करते, और जिससे खतरा है उसको एसपीजी अरेस्ट करती और दिल्ली पुलिस को देती, जेल में, तिहाड़ जेल बरोबर में है, भेजती आप उसको। तो ये बरोबर। किसकी जिम्मेदारी थी? तो ये सारी चीजें होती है। मुझे लग रहा है कि ये लोग अपने जाल में फंस गए हैं, और स्पीकर साहब का जो पोस्ट है, स्पीकर का जो पद है, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन स्पीकर का जो पोस्ट है और स्पीकर का जो मान सम्मान गरिमा है, वो तो रहेगा ना। इनके ना रहने के पहले भी गरिमा थी, और ये नहीं रहेंगे तब भी गरिमा रहेगी, लेकिन इन्होंने उस स्पीकर का जो पोस्ट है उसका सम्मान गिराने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, ऐसा ही मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात करी। संसद में जो बहस होगी उसमें मोदी सरकार की पोल खुलेगी, ये तो जी। निश्चित मानना है। और मेरे ख्याल से इससे, इसके डर से वो भागते हैं और स्पीकर उनको बचाने में ही फंस गए हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल। अभी आने वाले दिनों में क्या होता है, हम अगले एपिसोड में आपसे ही बात करेंगे। आज आप हमारे जी, साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद। नमस्कार।